पोर्शन जो बचा हुआ है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि जो जो पोर्शन पढ़ चुके हैं, हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, हमने फिर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा, कौन कौन से मतलब जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ा, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा। ये सब कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज जो बचा हुआ टॉपिक है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग बस पहले से ही सुनते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, पहले सबसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुनते ही बोला जाता है, सबसे पहला वर्ड आता है पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस। अगर हम इसका शेप की बात करें तो इसका शेप होता है सॉसेज। सॉसेज। सॉसेज शेप। और मतलब कि सॉसेज के साथ साथ सिलेंड्रिकल इन शेप भी होता है। अगर इसका शेप देखा जाए तो ऐसे मतलब होगा। मतलब इस तरह से होगा, या फिर सिलेंड्रिकल इन शेप। सॉसेज और सिलेंड्रिकल इन शेप। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में करता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही है मतलब कि एक्चुअल साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रिस्पिरेशन प्रोसेस अकर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम देखें, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन होता क्या है? तो जो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे अगर हम कुछ इनटेक किए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। मतलब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है सिक्स, ये है सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6। ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स, थ्री पायरुवेट होता है, तीन कार्बन मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुआ? थ्री कार्बन मॉलिक्यूल में। जो कहाँ, ये कहाँ हुआ? ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्जन कहाँ हो रहा है? हमारे साइटोप्लाज्म में। अब यही पायरुवेट जो है, पायरुवेट किस पे? ऑक्सीजन के हेल्थ मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा किस में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये जो प्रोसेस हुआ पायरुवेट से कन्वर्जन हो रहा है किसका? पायरुवेट से एनर्जी रिलीज हुआ। मतलब पायरुवेट किसमें टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हुआ, तो ये जो एनर्जी कहाँ गया है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए इसे बोला जाता है एनर्जी कहाँ, मतलब कि एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। किस फॉर्म में एनर्जी निकलता है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी। हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी बोला जाता है एटीपी को। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है पायरुवेट से कन्वर्जन कहाँ? पायरुवेट से हो रहा है किसमें? एरोबिक रिस्पिरेशन, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी वेरिएबल है।
मतलब कि जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया का बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जो मसल्स, मतलब ऐसा बॉडी पार्ट्स जो बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं, उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मतलब ऐसा बॉडी पार्ट्स जो हमारे कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली वो टूट रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वैसा बॉडी पार्ट्स जो बहुत ही, जिसका कम काम है, वो मतलब कि वो लेस एक्टिव है, तो उसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। जबकि वही बॉडी पार्ट्स जो मोर एक्टिव हैं, जहाँ एनर्जी फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, हमेशा कंटिन्यूअसली फॉर्म होते रह रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इसका जो वैरी करता है, वैरी कैसे करेगा, वैरीज इन नंबर अकॉर्डिंग टू सेल्फ। मतलब सभी सेल में वैरी करेंगे कि किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। और अगर हम इसका विजिबिलिटी का बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो विजिबल नहीं है, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, मतलब कि बहुत माइक्रोमीटर में ही है। तो उसके लिए हम लोग को मतलब एक स्टेनिंग करना पड़ता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टेनिंग। स्टेनिंग करेंगे, मतलब कि हाँ, उस पे कौन सा, जॉनस ग्रीन, जॉनस ग्रीन स्टेन है। जॉनस ग्रीन स्टेन है, उसी को क्या करेंगे, माइटोकॉन मतलब कि उसको सेल पे करेंगे, सेल पे पुट मतलब सेल पे डालेंगे। तो जो जॉनस ग्रीन है ना, स्पेशली मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ही मतलब अटैच करता है। तो इस कारण से क्या होगा, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो विजिबल हो जाएगा, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है विजिबल हो जाएगा। ये तो हम मतलब कि बेसिकली इसके बारे में देखें। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर का बात करते हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। जैसे देखें, ये क्या हो गया हमारा, मतलब माइटो, ये हो गया ऑटो स्ट्रक्चर। ऑटो, अगर हम फिर इनर का बात करें, तो इनर में क्या होगा, जैसे जो इनर में क्या होगा, ये जो हमें इन फोल्डिंग देखने के लिए मिल रहा है ना, ये सब क्या है, ये हो गया क्रिस्टल, ये हो गया क्रिस्टल, ये हो गया हमारा आउटर, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है। ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन। ये जो हमें मतलब कि इन फोल्डिंग्स देखने के लिए मिल रहा है, ये इन फोल्डिंग्स क्या कहलाता है, क्रिस्टल। इसी के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स भरे होते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स भरे होते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स भरे होते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, तो सेल कैसा नेचर का होता है, ये सेमी ऑटोनोमस है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर हम देखें तो फिर डबल सर्कुलर
कैसा डबल सर्कुलर डीएनए भी हमें देखने के लिए मिलेगा। और इसी के अंदर हमें मतलब कि आरएनए और प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो रहा होता है। इसी के अंदर क्या हो रहा है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस। यहाँ क्या हो गया, डबल सर्कुलर डीएनए होगा। डबल सर्कुलर डीएनए हमें देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ साथ हमें आरएनए और प्रोटीन भी मिलेगा। आरएनए और प्रोटीन हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर राइबोसोम का बात करें तो राइबोसोम कौन सा होता है, यहाँ पे राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम। ये राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अच्छा, तो जैसे ये जो इनफोल्डिंग्स है, तो इनफोल्डिंग्स यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये मतलब क्रिस्टा यहाँ पे जो है इनफोल्डिंग्स है, तो मतलब यहाँ पे क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। तो हम अभी तक इसमें से क्या देगा, मतलब कि हमने देखा कि जो बेसिकली स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखने में कैसा है, सॉसेज शेप होता है, सिलिंड्रिकल, मतलब सॉसेज शेप के साथ साथ सिलिंड्रिकल होते हैं, सॉसेज या फिर सिलिंड्रिकल हो गया। वो नंबर टू नंबर वेरी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर किसी में मतलब कि वैसा सेल जो ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, जो लेस एक्टिव है वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम हो जाएंगे। हमें विजिबिलिटी कैसे होगा, क्या हमें मतलब ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं तो इसलिए विजिबल नहीं होंगे। तो उसकी विजिबिलिटी के लिए हमें जॉनस जॉनस ग्रीन स्टेनिंग करना पड़ता है, तभी वो विजिबल जाकर हो पाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एक साइट होता है एरोबिक रिस्पिरेशन का, वहीं पे क्या होगा, एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। रिस्पिरेशन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, मतलब होते हैं दो टाइप के, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन के हेल्प से, मतलब कि जो ग्लूकोज का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पिरेशन। तो अगर वही यहाँ पे मतलब कि जो ग्लूकोज का कन्वर्जन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ग्लूकोज का कन्वर्जन ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक रिस्पिरेशन। और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये हमारा बॉडी है तो हमारे बॉडी में क्या ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में तो जा रहा है। कभी कभी अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम मतलब कि हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, फांद रहे हैं, कूद रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कभी, ऑक्सीजन हमारे जो मसल सेल हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट, मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा पाता है। जैसे ऑक्सीजन जाता किसके थ्रू है, ब्लड के थ्रू ही जाता है। तो ऑक्सीजन हमारे जो भी मसल सेल्स में है उसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, मतलब कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो यहाँ पे पायरिवेट है, पायरिवेट में क्या होगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो ग्लूकोज का कन्वर्जन एनर्जी में ना होकर के, मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ना होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, लैक्टिक एसिड का। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, हमारे मसल्स में होगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, हमारे मसल्स में होगा। और यही मसल्स लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें क्रैम्प मिलेगा, क्रैम्प हैमस्ट्रिंग ये सब जो खिंचाव होता है वो सब हमें क्रैम्प्स वगैरह देखने के लिए मिलता है। उसके बाद फिर हमने देखा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टे होता है। क्रिस्टे कैसा होता है, इनफोल्डिंग्स जो इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, हम मतलब कि सॉसेज शेप का अगर हम देखें तो इसके अंदर खुद का ही डीएनए प्रेजेंट होगा। इसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा, सेमी डबल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इसे क्या बोला जाता है, इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, इसे सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स
मतलब कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है मतलब कि हाँ खुद फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा मतलब कि हाँ खुद रेप्लिकेट कर सकता है। मतलब कि ये जो डिवीजन के मतलब किसके द्वारा मतलब कि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए मटेरियल है। तो अगर इससे मतलब कि हाँ टूटना हो, फ्यूजन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो तो फिर ये क्या करेगा? ये सेल्फ डिपेंडेंट है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हैविंग इट्स ओन हैविंग इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल हैविंग इट्स ओन जेनेटिक। ये हो गया बात हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा ऑर्गेनल्स जो कि है प्लास्टिड। हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनल्स जो कि है प्लास्टिड। प्लास्टिड, ये जो प्लास्टिड है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? ये प्लास्टिड हमें मेनली कहाँ देखने को मिलता है कि प्लांट में। मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट, प्लांट्स एंड इग्लिनाइट्स। प्लांट्स एंड इग्लिनाइट्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो इग्लिनाइट्स हैं मतलब कि वो होते हैं मेक्सोट्रॉपिक इन नेचर। इग्लिनाइट्स जो होते हैं वो होते हैं मेक्सोट्रॉपिक इन नेचर। मेक्सोट्रॉपिक का मतलब कि ये हेटरोट्रॉपिक भी है और ऑटोट्रॉपिक भी है। मतलब कि अगर इसे सनलाइट मिलेगा तो क्या है, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, नहीं तो फिर एनिमल पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लांट्स में होंगे और इग्लूनाइट्स में होंगे। तो प्लास्टिड करता क्या है? प्लास्टिड एक सिंपल पिगमेंट है। प्लास्टिड सिंपल पिगमेंट है जो कलर प्रोवाइड करवाता है। प्लास्टिड सिंपल पिगमेंट है जो कलर प्रोवाइड करवाता है। अगर हम इसका टाइप्स का बात करें, प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं? प्लास्टिक होते हैं तीन टाइप के। पहला हो गया, पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट। सॉरी। फिर हो गया क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये हमें क्या करता है? हमें ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड कराता है। हमें कैसा कलर देगा? ग्रीन कलर। जो कि बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होंगे, मतलब कि लीव्स में। तो हमें क्या होगा? ग्रीन पिगमेंट हमें ए ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है। अगर वही हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? मतलब क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट है जो अदर देन द ग्रीन कलर, जैसे कैरोट हो गया, कैरोट में मतलब कि यहाँ कैरेटिनॉइड प्रेजेंट होता है, जैंथोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये सब कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होता है? ये सब होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। ये सब होते हैं क्रोमोप्लास्ट में, जो कि बेसिकली होता है कैरोटीन, जैंथोफिल, कैरोटीन और जैंथोफिल। ये हमें अदर देन द ग्रीन कलर, जो मतलब ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया या फिर और डिफरेंट कलर्स, वो सब किसके द्वारा कौन पिगमेंट है, कौन से पिगमेंट के द्वारा प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। और एक होता है कलरलेस पिगमेंट। एक होता है कलरलेस पिगमेंट।
एक होता है कलरलेस पिगमेंट, जो होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब एक कलरलेस पिगमेंट है तो इसका क्या काम है? तो ये बेसिकली स्टोरेज में आता है। इसका भी ल्यूकोप्लास्ट का भी तीन टाइप, एक हो गया इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट है जो स्टार्च का स्टोरेज करता है, अमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट मतलब कि माइलेज से पता ही चल रहा है कि स्टार्च, स्टार्च का स्टोरेज करेगा। फिर एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? प्रोटीन को, प्रोटीन को। और फिर इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट करता है फैट्स, इलियोप्लास्ट करता है किसे? फैट्स को। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड हैं, प्लास्टिड के प्लास्टिड हैं और उनके फंक्शंस। अभी ये तो हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट हो गए, क्रोमोप्लास्ट हो गए, ल्यूकोप्लास्ट हो गए, ये सब के बारे में हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। जैसे मान लो ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है थाइलेक्वाइड, बताइए कि क्वाइन शेप्ड, ये क्या हो गया? मतलब कि हाँ, ये हमें क्या देखने के लिए मिला है कि मतलब कि एक क्वाइन शेप्ड है, मतलब कि एक लेयर बाय लेयर क्या हमें, मतलब कि एक अरेंजमेंट देखने के लिए मिला है किसका? थाइलेकॉइड का। किसका? थाइलेकॉइड का। क्या देखने के लिए मिलेगा हमें? अरेंजमेंट किसका? ये हमें किसका? थाइलेकॉइड का अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अभी पूरा जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि जैसे ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, ये क्या है? मतलब कि क्वाइन बेसिकली क्या है? क्वाइन जैसा देखने के लिए हमें मिला, क्वाइन मतलब लेयर बाय लेयर मिलाकर क्या बनाता है? ये बनाता है ग्रैना, ये बनाता है ग्रैना। क्या है? थैलेक्वाइड है। और ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये खाली जगह जो है वो क्या होता है? स्ट्रोमा। ये जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा। ये स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रोमा। अब एक थाइलेक्वाइड दूसरे थाइलेक, मतलब कि एक ग्रैना दूसरे, ये भी क्या है? पूरा मिलाकर के क्या हो गया? ग्रैना ही है। तो ये जो ग्रैना है, मतलब कि एक, मतलब कि ग्रैना अगर दूसरे ये दोनों को मिल रहा है तो इससे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। इसे बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेला।
इसे बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेला। अब यहीं पे मतलब कि इसी के अंदर होता है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। हमें कहाँ मतलब देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे क्या है, थाइलाकोइड के अंदर है, मैं मतलब पिगमेंट है, थाइलाकोइड पे ही मतलब उसके स्ट्रक्चर पे ही हमें क्या मिलेगा, पिगमेंट प्रेजेंट मिलेगा, और वो क्या होता है क्लोरो, वहीं पे क्या होता है क्लोरोफिल। वहीं पे क्या होता है क्लोरोफिल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा सेल है, मतलब कि ये हम लिए मेसोफिल सेल है। तो यहाँ मतलब कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के लिए अंदर हमें देखने को मिलता है थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड जो कि क्वाइन मतलब कि एक क्वाइन के जैसा ही एक के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। मतलब थाइलाकोइड क्या है, बेसिकली एक कॉइन, कॉइन लेके स्ट्रक्चर है, जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और वो पूरा मिलाकर क्या बनाता है, वो पूरा मिलाकर बनाता है ग्रेना। वो पूरा मिलाकर बनाता है ग्रेना। अब जो एक ग्रेना है दूसरे ग्रेना से अटैच है किसके थ्रू, स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू। स्ट्रोमा यहाँ पे क्या है, मतलब कि यहाँ पे मैट्रिक्स है, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स। तो हम इसे स्ट्रोमा लैमेला ही क्यों बोले, क्योंकि जैसे कनेक्शन जो देख रहे हो ना कि ये एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से कनेक्टेड है, तो कहाँ है स्ट्रोमा में कनेक्टेड है, इसलिए जो उसके अंदर ये जो पोर्शन है उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा लैमेला। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलेकॉइड में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। थैलेकॉइड के सरफेस पे ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब हम अभी तक हमने क्या देखा, हमने अभी तक देखा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हमने अभी तक देखा माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर ये सब देखे, फिर प्लास्टिड के बारे में देखे। अब उसके बाद फिर प्लास्टिड के बारे में देखे, फिर उसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखे। अब आता है हमारा राइबोसोम। अब आता है हमारा राइबो राइबोसोम के बारे में बस कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, जैसे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम क्या होता है, यूनिवर्सल इन नेचर, वो सभी, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, राइबोसोम क्या है, सभी सेल में प्रेजेंट होंगे। यूनिवर्सल इन नेचर। राइबोसोम क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है। अब अगर हम बात करें राइबोसोम करता क्या है, राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अब अगर हम इसके देखें, कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि मतलब कि जो एस है, तो टाइप्स कितने हुए, दो टाइप के। एक हो गया 70S और एक हो गया 80S। सॉरी। एक हो गया 70S राइबोसोम और एक हो गया 80S राइबोसोम। दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें इसका अगर हम कंपोनेंट देखें तो कैसा होगा, ये कहाँ पाया जाता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक। और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यूकेरियोटिक। अगर हम इसका बात करें तो इसमें 70S में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 50-80।
50 एंड 30 का। तो ये दोनों मिलाकर देखने में लग रहा हो कि हाँ मतलब दोनों मिलाकर कि 80 होना चाहिए, तो मगर क्या है 70 है। तो हम ये जो एस है ना, एस है, एस यहाँ पे क्या है, सिल्वर कॉफिशिएंट है, सिल्वर कॉफिशिएंट है, सिल्वर कॉफिशिएंट है। तो ये बस डेंसिटी को मेजर करता है, ये क्या करता है, डेंसिटी। जैसे हम बताए थे कि अगर हम चीनी मिला रहे हैं, मतलब कि चीनी मिला रहे हैं और नमक मिला रहे हैं, चीनी और नमक मतलब पानी में अगर हम मिलाते हैं तो चीनी का डेंसिटी कुछ और होता है और नमक का डेंसिटी कुछ और होता है। तो क्या जो दोनों का डेंसिटी मिलाने के बाद एकदम एग्जैक्टली दोनों के सम दोनों के सम ऑफ द डेंसिटीज के बराबर तो नहीं होगा ना, बीच में ही कुछ अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जो ये दोनों कंपोनेंट है 50s और 30s, ये दोनों को मिलाने के बाद क्या आता है 70s राइबोसोम होता है। 70s राइबोसोम हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, और 80s यूकैरियोटिक में। 70s और भी हमें देखने के लिए मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। 70s हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, और भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट मतलब के अंदर भी हमें 70s राइबोसोम ही देखने के लिए मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब इसके बाद है कुछ साइटोस्केलेटन हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, ये सब क्या है, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये सभी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन, तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ये सब का मिला करके बनता है साइटोस्केलेटन। ये बेसिकली हमारा क्या करता है, साइटोस्केलेटन क्या करता है हमें, साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या होता है, फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। उसी तरह से जो हमारे अंदर है सेंट्रोजोम हो गया या फिर सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, एक ऑर्गेनल से। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स, ये सब क्या करते हैं कि जैसे सेंट्रियोल्स हैं या सेंट्रोजोम हो गए, मतलब ये हमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल, सिर्फ और सिर्फ हमें एनिमल सेल में ही देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि बेसिकली हमें एनिमल सेल में ही देखने के लिए मिलता है, और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इनका सेल डिवीजन। सेंट्रोजोम किसे बोलेगा और सेंट्रियोल किसे बोलेगा। अगर दो मतलब कि सेंट्रियोल्स तक परपेंडिकुलर अगर, मतलब कि यहाँ परपेंडिकुलर अगर ये लोकेटेड है किसी भी, मतलब कि किसी सेल में अगर परपेंडिकुलरली लोकेटेड है तो उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रोजोम बोलेंगे। परपेंडिकुलरली लोकेटेड है तो सेंट्रोजोम बोलेंगे। अब इसमें एक और आता है सिलिया एंड फ्लैजला, मतलब कि सेल का इसी चैप्टर का ही पार्ट है सिलिया एंड फ्लैजला, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिलिया एंड फ्लैजला क्या होता है। सिलिया एंड फ्लैजला का अगर हम बात करें तो ये क्या है, सेल को मूव करवाने के काम आता है, सेल को मतलब मूव करवाने के काम आते हैं। अगर हम इसका बात करते हैं तो इसमें देखेंगे सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सीलिया का मतलब कि छोटा 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 क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के सेल मेम्ब्रेन्स के आउट ग्रोथ के
कारण आता है, सेल मेम्ब्रेन के आउट ग्रोथ के कारण क्या होगा, छोटा 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। वही फ्लैजला क्या होगा, फ्लैजला का अगर साइज देखें तो इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब फ्लैजला का जो साइज है उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर हम बेसिकली ये दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो सीलिया जो होते हैं वो मतलब कि क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे, वो हमेशा ग्रुप में ही प्रेजेंट होंगे, जबकि फ्लैजला उतने नंबर में प्रेजेंट नहीं होंगे। फ्लैजला क्या होंगे, उतने नंबर में प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये मतलब कि ये साइज छोटा है, सिलिया का जो साइज है वो छोटा है, जबकि फ्लैजला का जो साइज है वो बड़ा है। तो अगर सिलिया का साइज छोटा है तो इसे ज्यादा नंबर में अगर कोई भी काम करवाना हो, मतलब कि ये क्या है, मूव कर रहा है, ये क्या है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही बात करें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या किया, अपना सीलिया को इधर उधर किया, मतलब सीलिया को मतलब इधर उधर किया, चाहे जहां पे भी वो प्रेजेंट है। तो सीलिया को अगर मूव किया तो उसे हेल्प मिला, जो भी फूड पार्टिकल्स हैं या फिर जो भी उसे एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर हैं वो उसके पास आएंगे। तो ये जो सीलिया क्या कर रहा है, उसे फूड कैप्चरिंग में या फिर जो भी अदर प्रोसेसेस हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं। मतलब चाहे सेल को मूव करना ही, सेल को मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने में ही सीलिया क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो जो सीलिया है मतलब कि उससे क्या है, एक सीलिया क्या है, एक काम कर सकता है, एक दो तीन चार ये तो नहीं करेगा। उससे चाहिए मतलब कि वेरिएस इन नंबर, उसे क्या चाहिए, सीलिया जो है बहुत ही ज्यादा नंबर में चाहिए। तो इसलिए जो सीलिया है एक तो एक्चुअली वो साइज के क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज एंड लार्ज इन नंबर, और हेल्प करते हैं क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड कैप्चरिंग हो गया या फिर और भी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी सेल्स के एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हेल्प करते हैं। उसी तरह से अगर हम फ्लैजला का बात करें तो फ्लैजला होते हैं फ्लैजला क्या होंगे, वो भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो, मगर वो उसका जो साइज है वो ज्यादा बड़ा होता है। मतलब कि ये जो एक फ्लैजला है वो पूरे के पूरे सेल को मूव कर सकता है, मूव करने के लिए कैपेबल है। तो अगर ये जो सिंगल और मतलब कि एक दो तीन फ्लैजला मिलकर के अगर सेल को मूव कर ही लेंगे तो ये क्या है, नंबर में प्रेजेंट, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे नहीं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो सीलिया होते हैं वो मोर इन नंबर विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैजला। सीलिया क्या होंगे, मोर इन नंबर, वही फ्लैजला क्या होंगे, लेस इन नंबर। ये क्या है, कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। और ये क्या है, मतलब कि ये लोकोमोट करने में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं। मतलब कि ये कैपेबल, मतलब कि ये लोकोमोट नहीं करेंगे, मतलब कि यहाँ जैसे ये चप्पू वाला हो गया ना कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओर्स लाइक है, ओर्स। ओर्स लाइक का बोलने का मतलब हुआ कि जो हम लोग नाव में चप्पू चलाते हैं ना, तो उसी तरह से है कि बस धक्का दिए और ये सेल आ गया। ये हो गया हमारा सीलिया सेल। अब एक हमें एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, सीलिया प्लाज्मा कहेंगे। ये हमें मतलब कि जैसे दो हम स्ट्रक्चर लेते हैं, एक होता है
हम दो स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ये दोनों एनसीईआरटी के हैं। सिलियर फ्लैजला का ही मतलब ये हमने ये फिगर लिया। इसमें क्या होता है कि मतलब कि हम सुने हैं, मतलब हम लोग सुनते हैं कि 9:2 का रेशियो, 9:2 के रेशियो में प्रेजेंट होता है क्या। जैसा कि अगर हम देखें, पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें आते हैं। जैसा कि देखा, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने सिलिया, फ्लैजला, राइबोसोम, ये सब के बारे में पढ़ लिया। फिर अभी हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। उसके बाद लास्टली हम लोग उसका जो सिलिया फ्लैजला का जो स्ट्रक्चर है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ओवरव्यू देख लेंगे। ओवरव्यू अगर नहीं भी देखें तो फिर मतलब बस हम इतना याद रखें कि अगर हम सिलिया फ्लैजला का बात करें तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है 9:2 का। मतलब कि 9 जो है हमारे पेरीफ्री पे प्रेजेंट होता है। इसे अगर के देख ही लेते हैं, 9 जो है मतलब कि जो हमारा पेरीफ्री पे प्रेजेंट होंगे, और 2 क्या होगा यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होगा। और जबकि अगर बेसल बॉडी में अगर हम देखें तो, जैसे ये अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पेरिफेरी पे क्या है मतलब कि डबलेट के फॉर्म में 9। ये क्या है, डबलेट के फॉर्म में मतलब कि, और ये बीच में क्या होगा, बीच में एक सिंगलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मतलब कि जो ये यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, एक रेडियल स्पोक निकलेगा, एक रेडियल स्पोक निकलेगा। तो हमें उतना मतलब कि नहीं याद रखना, बस ये भी याद रखना है कि जैसे अगर सिलिया और फ्लैजला का बात करें तो उसका अगर हम कंस्टिट्यूट देखें तो उसमें क्या होगा, 9+2, 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट। मतलब कि 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर वहीं हम उसका बेसल बॉडी देखें, उसके नीचे का जो पोर्शन देखें, तो उसमें क्या होता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। ये जो 9+0, मतलब जो सेंटर है ना, सेंटर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही रहता है, प्रोटीन ही रहता है। सेंटर में क्या होता है, प्रोटीन ही रहता है। जबकि जो इधर है, इधर ये ट्रिपलेट की फॉर्म में रहेगा। ठीक है होगा। ये क्या होगा, ट्रिपलेट के फॉर्म में रहेगा। यहाँ बीच में क्या है, ये आपस में कनेक्टेड होंगे। ये जो है स्ट्रक्चर जो है मतलब कि आपस में कनेक्टेड होंगे किसी इंटर डबलेट मेम्ब्रेन से। ये क्या होगा, आपस में इंटर डबलेट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, ये जो आपस में स्ट्रक्चर है। और ये जो सिंगल वाला है, ये भी है किसे, सिंगलेट मेम्ब्रेन से, मतलब इंटर सिंगलेट से। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है मतलब कि 9+2, और ये 9+0, 9+, इसमें 9+2 में क्या है, डबलेट है, और यही 9+0 में क्या है, ट्रिपलेट। और बीच में क्या है, बीच में प्रोटीन्स है, बीच में क्या है, प्रोटीन्स। अब हम इसके बारे में देखते हैं। सॉरी,
हम देख रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? वही, मतलब कि जो हमारा जितना भी जेनेटिक कंपोनेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? न्यूक्लियस के पास ही स्टोर हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर हो रहा है। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में, आरएनए के फॉर्म में, मतलब डीएनए के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस पहले होता क्या है? यहाँ जितना भी हमारा जेनेटिक कंपोनेंट है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो सब किसमें? जेनेटिक किस फॉर्म में है? न्यूक्लियस के फॉर्म में है, और वो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। तो हम देखें, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो चलो ठीक है, क्या हो गया हमारा सेल? सेल के अंदर क्या है? ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर क्या है? ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। जैसे ऐसे ही इंटेग्रल फॉर्म है, मतलब कि क्रोमोसोम है, और इसे के अराउंड क्या कर रहा है? ये है न्यूक्लियस। इसी के अराउंड क्या है? न्यूक्लियस। अब जो यहाँ इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ये क्या हो गया? हमारा साइटोप्लाज्म है। तो उसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाएंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये क्या हो गया? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो पोर्स है ना, मतलब कि ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। तो जो पोर्स हैं, तो पोर यहाँ पे क्या करेंगे? जैसे कि अगर हमें कोई भी चीज साइटोप्लाज्म से अंदर भेजना है, तो किसके द्वारा जाएगा? फोर्स के द्वारा जाएगा। अभी तो फोर्स जो है, मतलब कि अंदर से, मतलब कि इधर से उधर लेकर जाएगा, और साथ ही साथ उधर से इधर भी लेकर के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या बन रहा है? आरएनए, मतलब कि डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। आरएनए से क्या फिर बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ चला आएगा? हमारे सेल में आएगा। तो ये बाहर किधर से आया? मतलब कि न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही आया। तो जो पोर्स है, मतलब कि एक तरह से किधर से, मतलब कि हमारा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में, मतलब क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। अब इसके अंदर क्या है? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम करता क्या है? जैसे ये, मतलब कि ऐसे क्या है? इंटेंगल फॉर्म है, तो ऐसे ही समझ लो कि बीज बीजा टाइप का है। अगर वही, मतलब कि सेल डिवीजन के टाइम में क्या हो जाएगा, मतलब कि हाँ, समझ लो कैसा हो जाएगा। मतलब एक अरेंज्ड वे में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, मतलब कि जैसे इंटेंगल था ना, मतलब एक एक अरेंज्ड वे में कन्वर्ट हो गया। क्रोमोसोम पहले क्या था? मतलब कि इंटेंगल फॉर्म में था, अब क्या हो गया? अरेंज्ड वे में कन्वर्ट हो गया। कब? सेल डिवीजन के टाइम। अब क्रोमोसोम के बेसिस पे ही न्यूक्लियस को, मतलब कि हाँ, चार टाइप में बांटा गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें क्रोमोसोम के बेसिस पे, जैसे ये हमारा हो गया काइनेटोकोर। जैसे अगर मान के चलो, ये हमारा क्या होगा? ये दोनों हो गए सिस्टर क्रोमेटिड। एक सौ चार टाइप में डिवाइड किया गया उसके बेसिस पे। ये दोनों हमारा हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया, मतलब कि ये दोनों हो गया सिस्टर क्रोमेटिड। तो अगर, मतलब कि ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर क्या है? अगर बीच में रहेगा, सेंट्रोमियर क्या है? बीच में अगर रहेगा, तो फिर मेटासेंट्रिक होगा।
मेटा सेंट्रिक होगा। अगर जो सेंट्रोमियर मतलब कि 20 से थोड़ा ऊपर, मतलब कि जो अगर इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपली बस ये समझ लो कि मेटा सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो गया, मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। अगर वही हम बात करें, थोड़ा सा अनइक्वल डिवीजन अगर हम देखें, तो ये इसका जो पार्ट है सेंट्रोमियर का स्लाइटली एबव चला गया, तो फिर क्या हो जाएगा? सब मेटा सेंट्रिक हो गया। मतलब कि ऊपर का जो पोर्शन है वो ज्यादा हो गया, नीचे का मतलब ऊपर का पोर्शन कम, नीचे का ज्यादा। ये क्या होगा? सब मेटा सेंट्रिक। उसके बाद फिर अगर एक और लास्टली, मतलब जिसमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ सेंट्रोमियर है भी या नहीं, टेल, उसका क्या है, टेल पता ही नहीं चलेगा, तो फिर उसे क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। तो उसे क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। तो ये हम क्या देख रहे थे कि बेसिकली जो न्यूक्लियस है, मतलब कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मतलब कि यहाँ कितने टाइप्स का, किसके बेसिस पे? उसका लोकेशन के बेसिस पे, सेंट्रोमियर के लोकेशन के बेसिस पे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें। उसके बाद फिर हमने देखा प्लास्टिड के बारे में देखें। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया। प्लास्टिड के थोड़ा सा फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें। स्ट्रक्चर के बाद फिर हम देखें राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बाद फिर हम कुछ और जो बेसिक ऑर्गेनेल्स है, जैसे सेंट्रोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, सीलिया, फ्लैजेला, इसके बारे में देखें। फिर आता है हमारा उसका माइक्रोफिल साइटोस्केलेटन जो है, मतलब कि कैसा फ्रेमवर्क है, उसके बारे में देखें। 9:2 होगा या फिर 9:0 होगा। फिर न्यूक्लियस के बारे में हम देखें। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, पोर्स होता है, साइटोप्लाज्म। पोर्स क्या करता है? साइटोप्लाज्म से मतलब कि इंटर कन्वर्टेबल है कि या तो बाहर भेजेगा सामान, या फिर मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर भेजेगा, या फिर साइटोप्लाज्म के बाहर भेजेगा। ये बाहर भेजेगा। पहले क्या होगा? सेल डिवीजन के टाइम में मतलब कि इंटेंगल फॉर्म में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब न्यूक्लियस के बेसिस पे ही क्या होते हैं? दो टाइप में डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियस के बेसिस पे ही दो टाइप में डिवाइड होते हैं, जो पहले पढ़ चुके थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें जैसे कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है मतलब वो क्या है? एक वेल डिफाइंड सेल, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। ये सब हम ये सब हम किस में देखें? ये पूरा चैप्टर में देखें। तो इसी के साथ ये आज का चैप्टर होता है समाप्त। और इससे जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और जो भी क्वेरीज हैं क्वेश्चन रिलेटेड, वो भी आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन है, जैसे कि इससे जनरली क्वेश्चन क्या बनता है, मतलब कि अगर न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से मतलब कि कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के न्यूक्लियस के बेसिस पे। कौन कौन से हो गए? प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। ए से बनेंगे। फिर मतलब कि सब मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, फिर टेलोसेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्रोमोसोम के बेसिस पे हो गए हैं। क्रोमोसोम के बेसिस पे, मतलब क्रोमोसोम का जो लोकेशन है उसके बेसिस पे, क्रोमेटिन का जो लोकेशन है उसके बेसिस पे कितने पार्ट्स में कितने टाइप्स में डिवाइडेड है क्रोमोसोम। उसके बाद फिर हम अगर देखें आज के
टॉपिक से जनरली जनरली क्वेश्चन क्या बनेगा? जनरली अगर राइबोस इसका बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये तो एरोबिक है, एरोबिक रिस्पिरेशन का साइट है। उसके बाद फिर मतलब क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि प्लास्टिड में हम जनरली किस में देखते हैं, तीन टाइप में हो गया, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। उसके बारे में फिर हम लोग क्या कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से पार्ट में क्लोरोप्लास्ट होगा, कौन से पार्ट में क्रोमोप्लास्ट होगा। फिर जो राइबोसोम है, राइबोसोम 70S और 80S कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से राइबोसोम होंगे, 70S होंगे या फिर 80S राइबोसोम होंगे। ये सब जनरली क्वेश्चन होगा, मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। और अगर इससे ज़्यादा कुछ कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहे हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो सेल चैप्टर है वो होता है समाप्त। और कल से हम लोग हो सके तो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई फिजिक्स का, मे बी फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।